हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो यूनिक टेस्ट सीरीज है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी नंबर 4। तो इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान से अगर आप विषय में अच्छी पकड़ करना चाहते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है उसको आप डेली ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी सहायक होगी। तो चलिए इसमें मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में शुरुआत करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयोगिता के अनुकूल करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है सांवेगिक परिपक्वता, ब आत्मसातीकरण, स बुद्धि और द है अधिगम। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयोगिता के अनुकूल करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सांवेगिक परिपक्वता। सांवेगिक परिपक्वता क्या है? समाज की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल अपने संवेगों को प्रदर्शित करना, यानी कह सकते हैं अपने जो संवेग है समाज में, अपने जो सकारात्मक संवेग है वो संतुलित होने चाहिए और नकारात्मक जो संवेग है उनसे हमें बचना चाहिए। तो ये परिपक्वता अगर किसी में व्यक्ति में है तो वो चीज़ कहलाती है सांवेगिक परिपक्वता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म के समर्थक नहीं है। निर्मितवाद को अपन रचनावाद भी कह सकते हैं। तो इसके समर्थक कौन नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, ए ब्रूनर, ब वाटसन, स वाइगोत्स्की और द पियाजे। तो यहाँ पे ब्रूनर जो है वो भी इस निर्मितवाद, जिसको अपन रचनावाद भी कह सकते हैं, उसके समर्थक है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि निर्मितवाद या रचनावाद क्या है। ज्ञान के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो रचनावाद कहलाती है। एनसीएफ जो 2005 है उसमें ये चीज़, इसकी अनुशंसा की गई है कि जो बालक होते हैं, जैसे पहले अपन ये समझते थे कि बालक को हम ज्ञान देते हैं, लेकिन वास्तव में ये निर्मितवाद रचनावाद की जो अवधारणा वो ये कहती है कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। हालांकि इन पर ज्ञान निर्माण से संबंधित सबकी जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग है। जैसे वाइगोत्स्की की जो विचारता है कि लोगों के बीच में जब अंतःक्रिया करेगा बालक तो उसमें ज्ञान का निर्माण होगा, जबकि पियाजे की विचारधारा है कि बालक को लोगों की आवश्यकता नहीं है, अगर वो लोग उसके साथ अंतःक्रिया नहीं करें तो भी वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। ब्रूनर की भी वाइगोत्स्की से जुड़ी हुई एक विचारधारा है। तो यहाँ पे तीनों जो है निर्मितवाद से संबंधित है, जबकि यहाँ पे वाटसन जो है वो निर्मितवाद के समर्थक नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अधिगमकर्ता से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अधिगमकर्ता से संबंधित, यहाँ पे देख अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक है मुख्यतः अलग अलग है। एक तो शिक्षक से संबंधित कारक होता है, एक छात्र से संबंधित, और तीसरा अपन मोटे तौर पे लेते हैं विषय वस्तु से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर क्या अधिगमकर्ता से संबंधित है। फिर है विद्यार्थी का उपलब्धि प्रेरणा स्तर, सह शिक्षक की अपने विषय पर पकड़, और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपन जल्दीबाजी में कई बार गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को अपन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में पूछा गया है किससे संबंधित, अधिगमकर्ता से संबंधित बात की गई है। तो अधिगमकर्ता से संबंधित जो कारक है वो शिक्षक वाला इसमें नहीं आएगा, और ये शिक्षक के अपने विषय पर ये भी नहीं है। तो अब आपके सामने ऑप्शन बचा बी। तो ये जो है विद्यार्थी का उपलब्धि प्रेरणा स्तर है वो अधिगम को प्रभावित करता है, यहाँ पे अधिगमकर्ता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में सही कथन नहीं है। आपको पूछा गया कौन सा सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पे, यह परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन है। परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन बस जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। स अनुभव व अभ्यास के परिणाम स्वरूप चलने वाली प्रक्रिया, और द यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो अधिगम की विशेषताओं के अंतर्गत अपन ले सकते हैं कि यह पहला ऑप्शन है, यह परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो परिपक्वता के माध्यम से जो परिवर्तन होता है वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है। अधिगम के अंतर्गत क्या कौन सा परिवर्तन आता है, जो हमारे अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तन होता है।
फिर यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये सही है। और अनुभव व अभ्यास के परिणाम स्वरूप चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही हो गया। और यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी अपन इसको कह सकते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, यह इस अधिगम के संबंध में सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधित कारक कौन सा है। आपको यहाँ पे फिर से वो जो अधिगम से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें आपको पूछा जा रहा है वातावरण से संबंधित। आपके सामने ऑप्शन है संवेग, व बुद्धि, से साथी समूह और द हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथी जो समूह है वो हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण से संबंधित कारक है। ये जो संवेग है वो व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आ जाता है, बुद्धि है, और ये जैविक कारक के अंतर्गत आ जाती है, हार्मोन्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा है, यह जो परिभाषा है वो किसकी है। ए गुड, ब रूसो, स पील महोदय और द स्टीवेंसन। तो ये जो परिभाषा वो है स्टीवेंसन की। स्टीवेंसन ने कहा है कि व्यक्ति के पास जितने भी साधन हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो वह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के माध्यम से एक शिक्षक बालकों को ऊर्जावान बना सकता है और गतिशील बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पुनर्बलन की अनुसूचियों से संबंधित। अगर आप इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो अपने चैनल पे आप वीडियो भी देख सकते हैं पुनर्बलन की अनुसूचियों से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट को समझना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर, यहाँ पे प्रतिक्रिया करने पर, तो यहाँ पे जो अनुसूचियाँ मोटे तौर पे अपन बात करें 2 प्रकार की होती है, एक तो सतत पुनर्बलन अनुसूची और एक आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। यहाँ पे ऑप्शन देखना है, ए आंशिक अंतराल अनुसूची, ब सतत पुनर्बलन अनुसूची, स निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची और द निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। तो यहाँ पे जब प्रतिक्रिया की बात की जाए तो वहाँ पे होता है कौन सी, वहाँ पे प्रतिक्रिया के अंतर्गत होती है अनुपात अनुसूची। अनुपात में क्या देखी जाती है, व्यक्ति की अनुक्रिया देखी जाती है। और यहाँ पे एक निश्चित की बात कर दी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है द निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर इस टेस्ट सीरीज को डेली अगर आप देखते हैं, हर दिन 15 से 20 मिनट के डेली क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी इस विषय पर एक अच्छी पकड़ होगी। धीरे धीरे आपका ये जो मनोविज्ञान से संबंधित कंसेप्ट है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा ही अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। देखिए, तो जो चैनल पे नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है, समायोजित व्यक्ति अपन कह सकते हैं एक तरीके से, इसको समझना आसान रहेगा। असंवेगात्मक अस्थिरता, ब भग्नाशा जिसको अपन फ्रस्ट्रेशन कुंठा भी कह सकते हैं, और इसको नैराश्य भी अपन कह सकते हैं। भग्नाशा को अपन कुंठा या नैराश्य भी अपन इसको कह सकते हैं। तनाव और द समस्या समाधान युक्त व्यवहार। तो समस्या समाधान युक्त जो व्यवहार है व्यक्ति का, वो व्यक्ति के समायोजन में सहायक होता है। बाकी ये अलग जो ऑप्शन है वो व्यक्ति के समायोजन में सहायक नहीं है। संवेगात्मक अस्थिरता कहे, चाहे भग्नाशा हो चाहे तनाव हो। तो इसमें द ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार सबसे उच्च स्तरीय अधिगम का प्रकार है। गैने ने आप सबको बताया कि अधिगम के 8 प्रकार बताए अपनी जो पुस्तक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसमें पहला ऑप्शन है असंकेत अधिगम, ब श्रृंखला अधिगम, स संप्रत्य अधिगम और द समस्या समाधान अधिगम। तो आप सबको बताया रॉबर्ट गैने के अनुसार समस्या समाधान जो अधिगम है सबसे उच्च प्रकार का अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। अ बोध स्तर, ब स्मृति स्तर, स चिंतन स्तर और द पुनर्बलन स्तर। दोस्तों, जो शिक्षण के जो स्तर आपको पता होना जरूरी है कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। शिक्षण के 3 अपने स्तर होते हैं। पहला जो है वो है बोध स्तर, और दूसरा है अपना इसमें पहला अपना जो है स्मृति स्तर, दूसरा जो है बोध स्तर
और जो थर्ड है वो है चिंतन स्तर। ठीक है, तो बालक को जो पढ़ाने का जो तरीका अपन कह सकते हैं, शिक्षण का जो सही तरीका होता है वो होता है सबसे पहले स्मृति आधारित, सेकंड होता है बोध स्तर, और थर्ड है जो है चिंतन स्तर। यानी बालक से जो भी गतिविधियां या करवाई जाए वो इस आधार पर होनी चाहिए, विकास के क्रम के आधार पर। तो जो स्मृति स्तर है वो किसके द्वारा दिया गया, ये हर्बर्ट के द्वारा दी गई अवधारणा है। और जो बोध स्तर है वो मॉरिसन के द्वारा, और जो चिंतन स्तर है वो हंट के द्वारा दिया गया। अभी हाल ही इस रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हर बार चाहे शिक्षण विधियों से संबंधित तो क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये जो स्तर है वो कौन सा स्तर है, वो जो अन्य स्तरों को आधार प्रदान करता है। तो आधार की बात की गई है, तो सबसे पहला जो स्तर है स्मृति स्तर, अन्य जो स्तर है बोध स्तर एवं चिंतन स्तर, उनको आधार प्रदान करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो सही आंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रस्तुता है। सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है स्किनर, ब नॉर्मन ए क्राउडर, स थॉमस गिलबर्ट और द ब्रूनर। तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन की जो अवधारणा है वो स्किनर के द्वारा दी गई है। स्किनर की जो अवधारणा है उसमें जो है अभिक्रमित अनुदेशन की बात चलती है। यहाँ पे आपको जो अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रकार है रेखीय, सांख्यिकीय, मैथेटिक्स, तो यहाँ पे आपको सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब नॉर्मन ए क्राउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में आपको देखना इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से हैं, यानी मनोविज्ञान में क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं बालक ऐसा व्यवहार का क्या कारण है, या अपन कह सकते हैं क्यों ऐसा व्यवहार करता है। तो वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हो गया। ब शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करती है, ये भी कथन सही है। फिर है यहाँ शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट कौन सा है? आप सबको पता है कि इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं की बात की थी, और प्रत्येक अवस्था एक क्रांतिकाल क्रिटिकल समय अपन कह सकते हैं, यानी संवेदनशील अपन इसको कह सकते हैं। यानी जिस समय उसका जो विकास होना है वो उसी समय में अच्छे तरीके से होगा। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ब विश्वास बनाम अविश्वास, स पहल बनाम अपराध बोध, और द संपूर्णता बनाम निराशा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहचान बनाम पहचान भ्रांति। किशोरावस्था की बात की जाए तो आप जो एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बना पाता है, अपनी अभिक्षमताओं को अगर वो नहीं पहचान पाता है, तो वैसी स्थिति में एक नकारात्मक जो स्थिति व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पहचान भ्रांति, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, पहचान भ्रांति। और अगर व्यक्ति इस समय अपनी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाए, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति की एक पहचान बनाने का एक महत्वपूर्ण समय होता है। तो इसका हो गया पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जो किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है? आपके सामने ऑप्शन है दंड अनुपालन अभिविन्यास, ब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, और कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है द ऑप्शन सामाजिक अनुबंधन। जो उपयोगिता है वो 5वें क्रम के अंतर्गत होती है समय, और दो कानून और व्यवस्था जो है वो चौथे चरण के अंतर्गत आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, मॉडलिंग का जो संप्रत्यय है किसके सिद्धांत पर आधारित है? आपके सामने ऑप्शन है स्किनर, ब टोलमैन, स गुथरी और द बांडुरा। मॉडलिंग की जो अवधारणा है या संप्रत्यय है वो बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत ऑब्जर्वेशन थ्योरी पे आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। सभी शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। देखिए इसमें एक बालक की व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है,
ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट इसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। देखिए क्या है, स्याही धब्बा परीक्षण, व रोजनविक चित्रगत कुंठा परीक्षण, सह समाजविधि विधि परीक्षण और द ड्रॉ ए मैन टेस्ट। पूरी संभावना है कि अधिकतर स्टूडेंट इसका गलत आंसर देंगे। देखिए इसमें आपको व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि की बात की गई है। यहाँ पे जो है वस्तुनिष्ठ विधियाँ अपने जो एक तो चलती है प्रक्षेपी विधियाँ और एक चलती है अपने अप्रक्षेपी विधियाँ और एक अपने वस्तुनिष्ठ विधियाँ चलती हैं। इसमें जो प्रक्षेपी विधियाँ जो होती है वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक विधियाँ तो आती है, उसके अंतर्गत आती है, लेकिन वो विधियाँ जो है वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये इसके अंतर्गत आती है, प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो समाजमिति विधि है ये वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति का अन्य लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, इस बात का एक लोगों को पूछकर उसके व्यवहार का पता लगाना, तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है किसके अंतर्गत, समाजमिति विधि के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए बी कोई व्यक्ति, इसके व्यवहार का पता लगाना है 4 लोगों से, तो ये बताएगा इसका व्यवहार अच्छा है। इसको पूछा गया कि इसका व्यवहार सबसे अच्छा है और इसको पूछा तो इसने जैसे सी बता दिया। तो यहाँ पे अपन मानते हैं कि इन लोगों में सबसे सामाजिक व्यवहार अच्छा व्यवहार किसका है, बी का है। तो ये चीज़ सामाजिक विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, ये अभी मैंने जस्ट शुरुआत में एक इस चीज़ को मैंने क्लियर भी किया था। ऑप्शन आपके सामने जीन पियाजे, बाय वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और द कुर्टलेविन। तो सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देने वाले निर्मितवाद में जो व्यक्ति है वो है वाइगोत्स्की। यानी व्यक्ति जब लोगों के बीच में अंतःक्रिया करेगा तो वैसी स्थिति में उसकी भाषा का विकास होगा और भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये वाइगोत्स्की का विचार है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ कब विकसित होती है। संरक्षण के नियम, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण के नियम, यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना है, जरूरी है इसका अर्थ। संरक्षण क्या है, अपन कह सकते हैं यानी एक अवस्था वो होती है जिसमें हम पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें बदलने से हम ये समझते हैं कि उसमें ही जो मात्रा है उसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब हमें वही वस्तु है समान मात्रा में अगर किसी दूसरे मान लीजिए कोई बर्तन में अगर उसको प्रस्तुत किया जाए तो वैसी स्थिति में हम ये लगता है कि उसके आयतन के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये जो समझ है कब विकसित होती है, आपके सामने ऑप्शन है असंवेदी पेशीय अवस्था, व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, समूर्त संक्रियात्मक अवस्था और द औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो समझ है बालक में थर्ड जो स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, इस समय बालक में ये समझ विकसित होती है कि पदार्थ को अलग अलग बर्तनों में या किसी अन्य जो वस्तुओं में अगर उसको प्रकट करें तो उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आधे लीटर को अपन चाहे गिलास में रखें चाहे मान लीजिए कोई दूसरे बड़े बर्तन में रखें, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं वो मान लीजिए अगर उसको एक तो बर्तन में और अगर उसको गिलास में डाला जाए उसी दूध को जूस को, तो वैसी स्थिति में बालक ये देखेंगे कि कौन सी जो गिलास है वो भरा हुआ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितनी मात्रा है। तो वो समझ का अभाव रहता है दूसरी अवस्था में, जबकि तीसरी अवस्था जो है उसमें बालक ने समझ विकसित हो जाती है जो संरक्षण के नियम के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता है। सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना जो है उसके प्रणेता कौन है, पीटर सेलोवी, मेयर, बाय डैनियल गोलमैन और सर CH राइस और द जालोटा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीटर सेलोवी और मेयर है, उन्होंने EQ जो है सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना दी थी और इसको प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान डैनियल गोलमैन का था। और अंतिम अपना क्वेश्चन है, हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। आप सबको पता है ये किससे संबंधित है, आपके सामने ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, सर टॉलमैन के अव्यक्त सिद्धांत से और द इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो हेंज दुविधा है वो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। और ये दुविधा मतलब अवस्थाओं के अनुरूप व्यक्ति की जो नैतिकता का जो मापदंड है वो बदलता रहता है।
शुरुआत में जो बालक है उसके सोचने देखने का नज़रिया अलग होता है और एक समय के बाद में दूसरा उसका नज़रिया। तो बालक की जैसे जैसे बौद्धिक विकास होता है, अनुभव होते हैं, व्यक्ति का सही और गलत निर्णय जो देखने का है, निर्णय लेने का, वो भी बदलता जाता है। तो कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज और आपके कितने नंबर इसमें बने अपने कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।